हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बैंकिंग का एक टॉपिक रिफ्लेशन। इनसाइड द कंट्री डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। हमारी इकोनॉमी में वेरियस टाइप्स की सिचुएशन, इकोनॉमी में इस स्टाइल का फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। ये दो तो मेन सिचुएशन है, बट यहाँ पर एक और सिचुएशन आ रही है जब इन्फ्लेशन में डाउनफॉल हो रहा है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और यहाँ जब डिफ्लेशन बहुत एक्सेस में हो गया तो ये कुछ रिकवरी वाली कंडीशन जो है वो चल रही है। तो उसको, ये सारी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, इनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों को मैं ब्रीफली बहुत पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि इन्फ्लेशन, उसके कॉजेज सब कुछ, और डिफ्लेशन और डिफ्लेशन के कॉजेज और कंट्रोल के मेजर्स। द नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेशन। Reflation is another conditions and it is created by our government. It is not a normal condition. It is created or deliberate by our government. Then after the excess condition of deflation, डिफ्लेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाती है, इकोनॉमिक गर्त में चली जाती है और मतलब कोई पॉजिटिविटी नहीं होती है, और टोटल जो है सब में, सारे सेक्टर्स में डाउनफॉल चलता है। तो ऐसी कंडीशन के बाद गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स लगाती है रिकवरी के। तो गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स उस रिकवरी के लिए लगाए जाते हैं, दिस इज नॉन एज रिफ्लेशन। गवर्नमेंट कुछ रिकवरी करना चाहती है, इकोनॉमी को रिफ्रेश करना चाहती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेशन। देन दिस कंडीशन इज क्रिएट आफ्टर द एक्सेस ऑफ डिफ्लेशन। जब हमारा ये डिफ्लेशन एक्सेस में हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट, यहाँ जो डार्क मैंने बता रखी है लाइन, वहाँ गवर्नमेंट जो कुछ एफर्ट्स लगाती है, एटलीस्ट हम उनको डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ये सिचुएशन हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन, आफ्टर डिफ्लेशन रिफ्लेशन कहलाता है। देन रिफ्लेशन, व्हेन इकोनॉमिक डिप्रेशन spread over the whole economy. When economy depression, this is situation of depression, spread all over the economy, टोटल कंट्री की, टोटल ऑल ओवर इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है, स्प्रेड ऑल ओवर द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट रीचेज इट्स हाई, और इनसाइड द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत हाई लेवल पर चल जाती है, बिकॉज इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन होती है, प्रोडक्ट को सेल नहीं हो रहा, प्रोडक्ट एक्सेस में है, डिमांड नहीं है, तो इंडस्ट्री लॉकडाउन हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट रीचेस टू इट्स हाई, और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इनसाइड द कंट्री बहुत हाई हो जाती है। एंड इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड बैंकिंग सिस्टम्स ऑल सफर लॉसेज। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में एंड बिजनेस सेक्टर्स में, ऑल सेक्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेज। सब लॉस को, लॉस है सारे सेक्टर्स में, लॉस की कंडीशंस जहां अवेलेबल हो जाती है ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। एंड द मेन कॉजेज इज, ये टोटल जो कंडीशंस, क्रिटिकल कंडीशन इनसाइड द कंट्री क्रिएट हो रही है, इट इज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के एडवर्स इम्पैक्ट इनसाइड द कंट्री क्रिएट हो जाते हैं। डिफ्लेशन एक्सेस में हो जाता है, मनी की सप्लाई लोगों के पास नहीं होती है, लोग डिमांड नहीं करते, कंजम्पशन कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। एज a corrective measures, deliberate inflation is created as a corrective measures। अब एक corrective measures में एक deliberate inflation create किया जाता है inside the country। inside the country गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक डेलिबरेटरी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट करते हैं टू रिमूव ऑल एडवर्स इम्पैक्ट, टू रिमूव ऑल एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के कारण इनसाइड द कंट्री जो ऑल एडवर्स इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उन सभी क्रिटिकल सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स लगाती है एंड टू एंश्योर द रिकवरी इन इकोनॉमी। और गवर्नमेंट
एक इंश्योरिटी चाहती है कि इट मे बी पॉसिबल कि इकोनॉमी में कुछ रिकवरी क्रिएट होगी. द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इज इंक्रीज. तो इस एफर्ट्स में गवर्नमेंट क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट फैसिलिटी इंक्रीज कर देती है. एंड डेलिबरेटली दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड रिफ्लेशन. और गवर्नमेंट की इस स्टाइल की एक्टिविटी को हम रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं. देन इट इज क्लियर आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशंस, हाई डिप्रेशंस इनसाइड द कंट्री, ऑल ओवर सेक्टर्स में नेगेटिविटी आ जाती है, लॉसेस को सफरिंग करते हैं, डाउनफॉल हो जाता है और एक्सेस में एडवर्स इम्पैक्ट जो है डिप्रेशंस के वो क्रिएट हो जाते हैं. नो एम्प्लॉयमेंट, सब सेक्टर में लॉसेस, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी स्टाइल का कुछ नहीं है, नो डिमांड इनसाइड द कंट्री, डिमांड नहीं है, लोगों के पास मनी नहीं है परचेज करने के लिए, प्राइस एकदम डाउनफॉल चले गए, उसके बावजूद भी लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं. तो ये क्रिटिकल सिचुएशन जब एक्सेस में हो जाती है तो गवर्नमेंट एक रिकवरी के लिए एक इमेजिन आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट करती है. गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर एक जो है डेलिब्रेट इन्फ्लेशन क्रिएट किया जाता है इनसाइड द कंट्री. मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगाती है गवर्नमेंट और क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेस में जो है लोन इशू करती है और उसके बिहाफ पर रिकवरी के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स लगाती है. देन दिस टाइप ऑफ एफर्ट्स इज नोन एज रिफ्लेशन. तो ये आपको क्लियर हो गया कि रियल में कब जाकर के ये कंडीशन हमारी क्रिएट हुई थी. यहाँ से क्या था, कंट्री में डिफ्लेशन की सिचुएशन थी और उसके बाद ये जितनी भी एफर्ट्स लगा करके नॉर्मल लेवल पर इकोनॉमी को पहुंचाया जाता है तो ये टोटल जो है वो रिफ्लेशन की सिचुएशन कहती है. और ये गवर्नमेंट एक अपने इमेजिन एक जो है आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर करके और फिर करती है. तो प्रोफेसर कॉल ने इसको डिफाइन किया. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कॉल एक डेफिनेशन दी गई है आपको कि व्हेन इन्फ्लेशन इज deliberately created, when inflation is deliberately created to remove the impact of depressions, to remove the adverse impact of deflation, then this situation is called reflation. तो हम उसी सिचुएशन को रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं कि जब एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इस स्टाइल के कुछ एफर्ट्स लगाती है. देन व्हाट आर द मेथड्स व्हिच आर अडॉप्टेड टू. अब यहाँ पर गवर्नमेंट इस सिचुएशन को लाने के लिए कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करती है. देन फर्स्ट, रिड्यूस इन टैक्स, रिड्यूस टैक्सेस. गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस कर देती है. वेरियस टाइप्स के जो टैक्सेस इनसाइड द कंट्री, जो वेरियस टाइप्स के टैक्सेस थे, टैक्स रेट्स थी, तो टैक्स रेट हाई थी तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को रिड्यूस करती है और वेरियस टाइप्स के जो टैक्स इम्पोज किए गए थे एटलीस्ट उनमें से कुछ को फिनिश्ड भी कर देती है. तो सरकार कर की दरों और करों की संख्या दोनों को कम करती है. नंबर ऑफ टैक्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं एंड टैक्स रेट ऑल्सो रिड्यूस. एंड होप, गवर्नमेंट क्या होप करती है कि एक्स्ट्रा अर्निंग विल बी स्पेंट. तो जो टैक्स रिड्यूस किया गया था तो जो टैक्स की अमाउंट होती है, जो टैक्स की अमाउंट पहले गवर्नमेंट को चली जाती थी, अब गवर्नमेंट ऐसी होप कर रही है कि इस एक्स्ट्रा इनकम को स्पेंड कर दिया जाएगा. जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट वो उसको खर्च करेगी. गवर्नमेंट ऐसी होप रखती है कि जो एक्स्ट्रा इनकम पहले एज ए टैक्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती थी अब पॉपुलेशन उसको स्पेंड कर देगी इकोनॉमी में और इट इज लिफ्टिंग द डिमांड. और उसका जो है क्या होगा इम्पैक्ट, डिमांड जो है इनसाइड द कंट्री वो क्रिएट हो जाएगी. डिमांड कंट्री में हाई हो जाएगी और जब डिमांड हाई होगी इनसाइड द कंट्री, डिमांड हाई होने पर ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे. देन फर्स्ट एफर्ट्स व्हिच इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इज रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टैक्स. On the behalf of reducing tax, government hope
that the extra earning will be spent by the populations on various types of commodity, so that demand will increase and price level will also increase after some times. तो गवर्नमेंट ये टोटल ऐसा मेजर्स अडॉप्ट करती है जिसके बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री डिमांड में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने लगे. उसके बाद आता है लॉवरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. lowering the rate of interest. गवर्नमेंट नेक्स्ट एफर्ट्स लगाती है कि जो भी गवर्नमेंट लॉन्स इशू करती है, एटलीस्ट उस लॉनिंग पर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई थी, अब गवर्नमेंट उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देती है. गवर्नमेंट के इस एफर्ट्स के पीछे क्या है कि इससे क्या होगा, चीपर बोरोइंग हो जाएगी. बोरोइंग जो है वो क्या हो जाएगी, आपके चीपर हो जाएगी. और बोरोइंग जब चीपर होगी तो लोग एक्सेस में लोन्स इशू करवाएंगे. एक्सेस में लोन इशू होंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सक्सेसफुली जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुली होगी. बिजनेस सेक्टर्स जो है वो तरक्की करेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर वो सेटअप होगा. तो गवर्नमेंट का एक ही है कि अगर लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स की चीपर कर दी गई, लॉवरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड एफर्ट अडॉप्ट किया जाता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोअर करने के बिहाफ में एक्सेस में बोरोइंग हो सकती है. इट में भी पॉसिबल कि जो लोग पहले लोन लेकर के किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रनिंग नहीं करना चाह रहे थे, अब वो किसी इंडस्ट्री का सेटअप कर लेते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं. तो उससे क्या होगा, बिजनेस के सेटअप करने से और इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉन्च होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनसाइड द कंट्री जनरेट होगी. देन चीपर बोरोइंग, पीपल स्पेंड मोर फ्रीली, और लोग क्या करेंगे, थोड़ा खर्च आसानी से करेंगे जब सरकार सस्ते ऋणों को देने लग जाएगी. देन नेक्स्ट मेजर्स जो अडॉप्ट किया जाता है, इट इज रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिफ्लेशन. नेक्स्ट आता है चेंज इन मनी सप्लाई. गवर्नमेंट फिर एफर्ट्स लगाती है मनी की सप्लाई में. जो मनी की सप्लाई पहले गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत लोअर अमाउंट में की जाती थी, अब सेंट्रल बैंक जो है क्या करता है, सेंट्रल बैंक इनसाइड द कंट्री आरबीआई है. देन आरबीआई के थ्रू क्या किया जाता है, आरबीआई जो है वो एक्सेस में करेंसी को इश्यू करता है. करेंसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, बट आरबीआई जो है वो नोट्स जो है वो थोड़ा सा एक्सेस में इश्यू करता है, जिससे इनसाइड द कंट्री थोड़ी सी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है. बैंक्स वगैरह को जो है पहले की तुलना में ज्यादा जो है बैंकिंग सिस्टम में वो सप्लाई हो जाती है मनी की, और कॉस्ट ऑफ मनी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ मनी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी व्हेन सप्लाई, जब मनी की सप्लाई एक्सेस में होगी तो मनी की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी. तो नेक्स्ट एफर्ट्स गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है. द सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज बाय गवर्नमेंट फॉर द करेक्टिंग मेजर्स एज अ रिफ्लेशन. गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करती है, मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देती है. बैंकिंग सिस्टम में मनी की सप्लाई को और ज्यादा जो है वो हाई हो जाता है, जिससे बैंकों के पास लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है और बैंक्स के थ्रू ज्यादा जो है लोन्स इशू किए जाते हैं. देन इनसाइड द कंट्री इकोनॉमी में मनी की सप्लाई हाई होगी तो कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड रेट से स्टार्ट हो जाएगी. तो गवर्नमेंट एक ये भी एफर्ट्स जो है वो यूज करती है रिफ्लेशन के लिए. नेक्स्ट आता है कैपिटल प्रोजेक्ट. कैपिटल प्रोजेक्ट इनसाइड द कंट्री गवर्नमेंट जो है वो लास्ट मेजर्स अडॉप्ट करती है, गवर्नमेंट एंड आरबीआई. कैपिटल दिस मेजर्स इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट एंड दिस मेजर्स इज अडॉप्टेड बाय आरबीआई. तो दोनों मिलकर के इस स्टाइल्स के कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं और बाकी आप वो सारे मेजर्स लिख सकते हो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन में हमने अडॉप्ट किए थे. तो डिफ्लेशन वाले लेसन से भी आप ला करके और यहाँ कुछ ऐड कर सकते हो. गवर्नमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, बड़ी बड़ी जो है
कैपिटलिस्ट कैपिटल जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता हो उन इंडस्ट्री को लॉन्च करती है, उनका सेटअप करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है, जिससे इनसाइड द कंट्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके और गवर्नमेंट का पैसा इनडायरेक्ट वे में पॉपुलेशन के पास, पब्लिक के पास जाए, जिससे पब्लिक अपने कंजम्पशन लेवल को इम्प्रूव कर सके. तो दीज आर द मेथड्स विच आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट एंड RBI to control the adverse impact of deflation. अब आता है what is the difference between inflation and reflation. अब आपको दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, रिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन. आपको लग रहा है कि इसमें भी मनी की सप्लाई हाई होती है और वहां भी मनी की क्या है, सप्लाई हाई होती है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव. क्या है ऑब्जेक्टिव? देन रिफ्लेशन के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे कि टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ, इसका बेसिक एम क्या होता है? रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये इकोनॉमी में एक रिकवरी चाहता है. ये जो भी एडवर्स इम्पैक्ट एक्सेस में डिफ्लेशन के बाद जो क्रिएट हुए थे वो सारे एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस करना और इकोनॉमिक में एक रिकवरी की कंडीशंस क्रिएट करना. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द अडेप्टेशन ऑफ रिफ्लेशन. गवर्नमेंट जब रिफ्लेशन को अडेप्ट करती है तो उसका मेन जो है वो यही होता है. बट इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी, देयर इज नो सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, नो सर्टेन ऑब्जेक्टिव. सर्टेनिटी नहीं है, टोटल अनसर्टेनिटी है, किसी स्टाइल का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसके बिहाफ पर इन्फ्लेशन को हम कह सके कि इन्फ्लेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था. इट इज नॉट अडॉप्टेड, नॉट क्रिएटेड, इट इज डेलिब्रेटेड क्रिएटेड. तो फर्स्ट क्लियर हो गया, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है एंड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव. इन्फ्लेशन का किसी स्टाइल का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. उसके बाद है रिफ्लेशन की बिगिंस. कहाँ स्टार्ट होता है? रिफ्लेशन बिगिंस आफ्टर एक्सट्रीम डिफ्लेशन या डिप्रेशन. डिप्रेशंस भी बोल सकते हो और आप डिफ्लेशन भी बोल सकते हो कि जहां पर बहुत एक्सेस में डिप्रेशन आ गया हो इनसाइड द कंट्री, एक क्राइसिस की सिचुएशन आ गई हो, तब जाकर के ये इसकी स्टार्टिंग होती है. जो मैंने आपको ग्राफ में ऐसे बताया भी था आपको कि यहाँ से ये आपका जो बॉटम है यहाँ से फिर इसकी स्टार्टिंग होती है इस स्टाइल से. तो इट इज बिगिंस आफ्टर द एक्सट्रीम डिप्रेशंस, डिफ्लेशंस एंड क्राइसिस. जब बहुत एक्सेस में हो जाता है तो ये होता है. व्हेन इन्फ्लेशन, देखिए अब कहाँ से हो रहा है, इन्फ्लेशन इज क्रिएट फ्रॉम हियर, दिस इज इन्फ्लेशन, देन इट इज क्रिएट फ्रॉम द नॉर्मल लेवल ऑफ इकोनॉमी. देन इन्फ्लेशन क्रिएट या बिगिंस, जो भी आप लिख सकते हो, इन्फ्लेशन बिगिंस एट नॉर्मल लेवल ऑफ इकोनॉमी, नॉर्मल लेवल ऑफ इकोनॉमी. आप देख सकते हो कि ये इनसाइड द कंट्री एक नॉर्मल लेवल था. नॉर्मल लेवल के बाद इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, जबकि यहाँ इसमें जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो कब हो रही है? सिचुएशन क्रिएट आफ्टर एक्सट्रीम डिप्रेशंस एंड इट इज क्रिएट आफ्टर अ नॉर्मल इकोनॉमी, स्टैटिक इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमी. उसके बाद जाकर के इन्फ्लेशन की सिचुएशन इनसाइड द कंट्री क्रिएट हो रही है. उसके बाद है reflation is deliberately adapted. Reflation is deliberately adapted, but it is created by uncertainty. It is created by uncertainty. तो यहाँ पर
ये जो है डेलिबरेटली अडेप्टेड किया जाता है, बट ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, अपने आप ही ये क्रिएट हो जाता है, इसको किसी स्टाइल से किसी ने भी अडेप्ट नहीं किया जाता है, बट ये क्या होगा, ये हमारी गवर्नमेंट ने इसको अडेप्ट किया है। उसके बाद है रिफ्लेशन इज completely under control. Under it is completely under control and may be stopped. May be stopped where we desire. Then it is completely under control by government and RBI. ये government और RBI के under control रहता है, and completely may be stopped when the government and RBI desire. और जब government और RBI desire हो तभी इसको control किया जा सकता है. But inflation is spread like wildfire. Inflation is spread like wildfire. जिस स्टाइल से जंगल में आग फैलती है उसी स्टाइल से ये फैलता है, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल. इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है. इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वाइल्ड फायर की जैसे है, और कंटिन्यूस जो है ये इंक्रीज होता जाता है. तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ वो डिफरेंस हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. उसके बाद कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है, गवर्नमेंट जब चाहे, आरबीआई जब चाहे जब इसको स्टॉप कर सकती है, बट इट इज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इट. इन्फ्लेशन को हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, एंड इट इज पेनफुल, अनजस्ट. ये जो सिचुएशन है इनसाइड द कंट्री वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ज़्यादा अनजस्ट है, बट ये क्या करती है, इट इज रिमूव बैड इम्पैक्ट, इट इज रिमूव बैड इम्पैक्ट ऑफ depression. So it is not painful, not a painful situation. अब यहाँ पर लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो पेनफुल है, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और इनकम लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, बट उसके बावजूद भी हम इतना खर्च नहीं कर पाते हैं, और एक अनजस्ट जैसा लगता है कि यार इनकम भी बढ़ी पर कीमतें और ज़्यादा बढ़ गई, तो ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ. बट ये जो है सिचुएशन वो पेनफुल नहीं है, बिकॉज इट इज रिड्यूस द बैड इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशंस के जो भी बैड इम्पैक्ट थे एटलीस्ट ये उसको रिड्यूस कर सकती है. देन दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन. आपको लग रहा है दोनों में कीमतें बढ़ा रहे हैं, दोनों में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, बट पहली अनसर्टेनिटी के बिहाफ पर स्टार्ट हुई, एक नॉर्मल लेवल के बाद स्टार्ट हुई और प्राइस लेवल उसमें ऑटोमेटिकली हाई हो रहे हैं, जबकि यहाँ गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है प्राइस लेवल को हाई करने के लिए. देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन.